हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने राजस्थान में ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर और अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की जो वैकेंसी है उसके अंदर आवेदन किया है। आज की इस वीडियो में 2019 के अंदर यही जो भर्ती हुई थी उसका पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 18 के अंदर भर्ती आई थी, 19 के अंदर उसका पेपर हुआ था 7/11/2019 को। वैसे देखें तो यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है, हालांकि यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का सिलेबस रहता है, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर नंबर किस हिसाब से आएंगे, स्कोर कैसे बढ़ेगा, लेकिन पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ईजी रहता है। यहाँ पे लेवल इस प्रकार का रहता है कि आपकी जो ब्रांच है, आपकी जो ट्रेड है, उसके जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें से आप पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, पेपर के लेवल का आपको पता चलेगा और प्रश्नों का अपन व्याख्या सहित अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों को कंटेंट की प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है, अपन ने ऑलरेडी अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे और ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in पे हैंड रिटन नोट्स आरपीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रखे, जिसके 2 भाग रहने वाले, पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। तो इनके जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और इस प्रकार की फाइल आपको डाक के जरिए मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छा कंटेंट हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर आपको अवेलेबल हम डाक के जरिए करवा देंगे। अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी हमने प्रोवाइड करवा रखा है। आगे जो बच्चे वीडियो देखेंगे ना, हो सकता है उनको प्राइस के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन भी, यानी कि बढ़ी हुई प्राइस देखने को मिल सकती है। अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट हमने दिया है। 7 तारीख को ये एग्जाम हुआ था, नवंबर 2019 के अंदर, और आज की इस क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के जो प्रश्न है इस पेपर के अंदर अगर अपन देखें तो लगभग 81 के आसपास से स्टार्ट होते हैं, है ना। वैसे देखें तो हर ट्रेड का जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है लगभग, लेकिन सिलेबस बहुत ईजी है, यानी कि जो प्रश्नों का लेवल है ना वो बहुत ऊपर का लेवल ये रखते हैं। डीपली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर अपन पिछला पेपर देखें तो। हालांकि अपन ने जो कंटेंट दिया उसका लेवल पिछले की तुलना में थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि 6 साल हो गए उन बातों को। पेपर का लेवल हो सकता है थोड़ा ये बढ़ाकर भी इस साल दे दे। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऊर्जा का एक स्रोत है, यानी कि इस प्रकार का सोर्स जो अपने को एनर्जी देता हो, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेल एंड कंडक्टर। भी एनर्जी का सोर्स वो होता है जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कंडक्टर एनर्जी अपने को नहीं देता, इंसुलेटर नहीं देता। ठीक है, तो सेल इस प्रकार का सोर्स है जो अपने को एनर्जी देता है। सेल और बैटरी दोनों एनर्जी के सोर्स के अंदर इनकी गणना की जाती है। 82 नंबर देखो, बैटरी में वाट घंटा दक्षता का सूत्र होता है, फॉर्मूला ऑफ वाट और एफिशिएंसी इन ए बैटरी, है ना। अगर अपन इसका फॉर्मूले की बात करें तो देखो, आउटपुट एनर्जी भी कोई भी मशीन हो, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 करते हैं तो अपने को इफिशियंसी उसकी मिलती है। यहाँ पे जब बात बैटरी की हो रही तो एनर्जी का केस अपन लेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी जो है इसको अपन किस हिसाब से काउंट कर लेंगे, वोल्टेज इनटू करंट, और कितने टाइम के लिए वो सप्लाई अपने को दे रहा है। ठीक है, ये देखो आउटपुट एनर्जी ऊपर आएगा ना, वो आएगा डिस्चार्ज का केस। किसका आएगा? डिस्चार्ज का केस। और नीचे आएगा चार्जिंग का केस। चार्जिंग का केस यानी कि इनके अपन बेस के अंदर डी लगा देंगे। डिस्चार्ज होते टाइम अपने को कितनी एनर्जी मिल रही है, अपन जब चार्ज कर रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी ले रही है ना, VC इंटू IC इंटू TC। ठीक है, तो ये आप मैच करवा लो। यहाँ पे आपको पहले वाला जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ना। चलिए उसके बाद में आओ 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर में दिया गया, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल, है ना, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो टाइम पीरियड अपने को ज्ञात करना है ना। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की, इसी हिसाब से होते हैं, है ना। अपने को टाइम पीरियड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम पीरियड जब आप निकालोगे 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपना 1/50, है ना। अब इसके अंदर भाग दे दो 0.02, है ना। हमेशा इसको सेकेंड के अंदर लेना है जब बात आती है आवर्तकाल की और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, टाइम पीरियड अपने को ज्ञात करना तो वो सेकेंड में होगा। फ्रीक्वेंसी अगर अपने को यहीं पे ज्ञात करनी देते तो वो अपन हर्ट्ज के अंदर लेते। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आओ 84 नंबर प्रश्न। वोल्ट एम्पियर प्रतिघाती का मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इज द यूनिट ऑफ, इनमें से किसकी यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है ना। है अलग अलग एनर्जी दे रखी है अपने को, जैसे कि अपनी रियल पावर है, वास्तविक पावर है। तो देखो फॉर्मूले भी आप साथ में सीख लो।
वी आई कोस फाई, ये इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक शक्ति का। और वास्तविक शक्ति को अपन किस में दर्शाते हैं, वाट में। अगर बड़ी यूनिट ले तो किलोवाट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी प्रतिघातीय शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले तो वी आई साइन फाई, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है वी ए आर। वी ए आर का यहाँ पे मतलब है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, है ना। जैसे कि यहाँ पे वार दे रखा है तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बड़ी यूनिट अगर अपन देखें तो के वी ए आर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका तो राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में अपनी आभासी शक्ति, है ना, आभासी शक्ति होती है अपनी, है ना, वी आई, इसका फॉर्मूला होता है ना, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। या फिर अगर अपन देखें किलो वोल्ट एम्पियर, इसकी बड़ी यूनिट दे सकते हैं। प्रतिबाधा होती है, इसको अपन जेड से दर्शाती है। इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगी अपनी ओम, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत चेंज करके आपको ऐसी कोई चीज़ एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखो, हॉर्स पावर और किलोवाट के बीच संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड किलोवाट इज, तो इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, देखो। एक एचपी जो होता है उसके अंदर 735.5 वाट, ये होता है आपका मैट्रिक पत्ती में। कौन सी पत्ती में होता है, मैट्रिक पत्ती में। और एक दूसरा होता है 1 एचपी में 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। ये होता है आपका ब्रिटिश में। कौन सी पत्ती में, ब्रिटिश में। याद रखना दोनों में। अब देखो किलोवाट के बीच में रिलेशन पूछे, एचपी और किलोवाट के बीच में पूछा, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू 0.7355 आ जाएगी, है ना, किलोवाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, सीसा अम्ल संचायक बैटरी में सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है। एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के अंदर 3 प्रकार के एक्टिव मटेरियल अपन काम में लेते हैं। देखो इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पर तो अपन मटेरियल लेड प्रोक्साइड यूज करते हैं। इसकी जो नेगेटिव प्लेट होती है उसके लिए अपन स्पंजी लेड का यूज करते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो अपन लिक्विड काम में लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी। चलो, बैटरी की क्षमता मापी जाती है ना, ये तो सबको आता होगा। आपकी मोबाइल फोन की बैटरी है, वो भी निकाल के देखोगे तो उस पर आपको एम्पियर आवर, है ना, ये देखने को मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको एम्पियर आवर, है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, पीवीसी वायर का पूरा नाम क्या है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला जो प्रश्न दिया गया अपने को, फ्यूज वायर को लगाया जाता है। फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन। फ्यूज वायर को अपन न्यूट्रल के साथ में जोड़ते हैं या फिर फेज के साथ में जोड़ते हैं, है ना। तो फ्यूज वायर को हमेशा अपन फेज के साथ में जोड़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लाइव वायर, है ना। फेज के साथ में क्यों जोड़ते हैं, न्यूट्रल के साथ में अपन क्यों नहीं जोड़ते। अगर अपन ने न्यूट्रल के साथ में जोड़ दिया, न्यूट्रल के साथ में जोड़ दिया तो जैसे सर्किट के अंदर मतलब क्या कि करंट हाई होगी तो फ्यूज तो उड़ जाएगा, फ्यूज तो उड़ जाएगा। लेकिन जो लाइव वायर है अपनी डिवाइस के साथ में अब भी जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसके साथ में कोई टच करेगा, इंसान हो या कोई भी जानवर हो, तो उसका खतरा होगा, उसको शॉक लगेगा। और जब अपने लाइव वायर के साथ में फ्यूज लगा दिया ना, तो कोई भी फॉल्ट होगा, करंट जैसे ही बढ़ गया तो वो फ्यूज उड़ जाएगा। तो एक तरीके से अपनी जो डिवाइस है वो भी धारा से डिसकनेक्ट हो जाएगी, इसलिए अपन फेज के अंदर लगाते हैं हमेशा ही। चलिए उसके बाद में आरएलसी श्रेणी क्रम सीरीज में प्रतिबाधा का सूत्र यानी कि इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछा आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर। तो सीधी सी बात है ये वाला, है ना, अंडर रूट के अंदर आर की पावर 2 एक्सएल माइनस एक्सी की स्क्वायर। ये है अपना रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब ये इस हिसाब से हो जाए भी, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा हो इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो उस केस के अंदर आपको एक्सी माइनस एक्सएल भी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वज्र का प्रतीक इन्होंने पूछा है ना। तो वज्र का प्रतीक पूछा तो ये आपके वज्र का सिंबल है। उसके बाद में आओ अगला जो प्रश्न दे रखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एनवेलोप से संयोजित कलेक्टर सहित का प्रतीक है। यानी कि इन्होंने एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल पूछा है उस अवस्था में जब उसका कलेक्टर है वो एनवेलोप से कनेक्ट हो।
है ना। तो देखो एनपीएन का सिंबल है ये वाला है। एनपीएन में हमेशा ध्यान रखना जो एमीटर होगा ना इस पे जो साइन है वो बाहर वाली साइड में होगा, और जब बात आएगी पीएनपी की तो एमीटर का जो एरो होगा वो अंदर वाली साइड में होगा, ठीक है। ये होता है पीएनपी में, और ये जो केस है ये अपना एनपीएन में। एनपीएन में अब इन्होंने क्या लिखा है, कभी उसका जो कलेक्टर वो एनवेलप से कनेक्ट है तो उस दौरान अपन क्या करेंगे, ये जो बॉडी है सर्किल है उसके साथ में अपन एक कनेक्ट करने का इस हिसाब से मतलब सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। आज ये 93 नंबर प्रश्न देखो। 93 में दिया पेपर संधारित्र का प्रयोग किया जाता है ना। अभी करंट के मामले में पूछा है एसी पे करते हैं डीसी पे करते हैं या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। पेपर कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर, पेपर कैपेसिटर होता है वो ओनली एसी पे ही यूज किया जाता है। डीसी पे अपन यूज नहीं करते क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ये डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी ये जो डीसी को ब्लॉक करने वाली है, इस वजह से अपन फिल्टर सर्किट के अंदर भी पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं ताकि ये डीसी को ब्लॉक करके केवल एसी को पास करे, ठीक है। तो ये चीज है आज ही। उसके बाद में सायरन का प्रतीक इन्होंने पूछा, तो ये सायरन का सिंबल है फर्स्ट वाला। और 95 नंबर प्रश्न देखो। 95 में इन्होंने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज सप्लाई। यानी कि ये कोई बल्ब है जिसका जो फिलामेंट है ना अंदर वाली जो तार है उसका फाइंड द वैल्यू ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस है ना, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करनी है, जबकि अपने को पावर दे रखी भी 200 वाट का ये बल्ब है और ये जो सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्टेज से ये कनेक्ट है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है जब अपने को रेजिस्टेंस और वोल्टेज दो वैल्यू दे रखी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है V की पावर 2/R, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है जबकि पावर और वोल्टेज दोनों दे रखे हैं। तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, V की पावर 2/P है ना। वोल्टेज कितना दे रखा है 230 × 230 और पावर दे रखी है अपने को 200 वाट है ना। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा इसका ना, इसका लगभग ये वाला है ना 264.5 ओम का तरीका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ 96 में। द फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 120 वोल्ट बल्ब इज 400 ओम, कैलकुलेट द करंट एंड पावर है ना। अभी देखो वोल्टेज की वैल्यू अपने को इस केस के अंदर दे रखी है 120 वोल्टेज, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो अपने को दे रखा है 400 ओम। फाइंड आउट अपने को क्या करना है, सबसे पहले करंट और पावर। देखो करंट तो नॉर्मल अपन इस फॉर्मूले से याद ही कर लेंगे ना, I = V/R। इसके अंदर भाग दे दो आप 12/40 या फिर 6/20 या फिर 3/10, तो 0.33, ठीक है। तो 0.3 ये आ जाएगी पावर। उसके बाद देखो अपने को करंट आ गई। पावर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो V की पावर 2/R ना, 120 × 120 अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है 400 या फिर 12 × 12/4 जब करोगे तो आपको मिल जाएगा 36 वाट लगभग है ना। ये तो आएगा नहीं इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। यानी कि जो आपकी ब्रांच जो आपकी ट्रेड है ना उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है आप पूरे में से पूरे नंबर इस पेपर के अंदर ला सकते हो, इतना सिंपल रहता है। घरेलू सीढ़ियों की वायरिंग में कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, वही टाइप ऑफ स्विच इज यूज इन डोमेस्टिक स्टेयरकेस वायरिंग है ना। तो उसके अंदर 2 वे स्विच अपन काम में लेते हैं। कौन सा स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है जिसको अपन नीचे ऊपर दोनों साइड से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और 98 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर दिया है ELCB इज आल्सो कॉल्ड नेम एज, यानी कि इन्होंने पूछा भी ELCB है इसका ही दूसरा नाम और कौन सा है, तो ELCB को अपना RCCB भी बोलते हैं है ना। देखो ELCB है ना, फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और RCC की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्या होती है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो दोनों के एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 98 का आपका हो जाएगा B है ना 2। आओ उसके बाद में देखो द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, यानी कि फ्यूज वायर होता है वो किससे बना होता है, वो टिन और शीशे का बना होता है। किसके बना होता है, टिन और शीशा, या फिर बोले तो टिन और लेड हो गया ना, बात है कि इंग्लिश में हो गया लेड, टिन और शीशा। इसके अंदर परसेंटेज का अगर आपसे पूछ ले तो
परसेंटेज अगर आपसे पूछ ले तो वो टिन होता है लगभग 62% और जो लेड होता है ये होता है आपका 38% के आसपास में। तो फ्यूज वायर किसका बना रहता है? लेड एंड टिन का होता है, हमेशा पॉजिटिव वायर के अंदर जुड़ा रहेगा। टिन और लेड का 62 और 38% रहेगा। उसके बाद में आ जाओ वहाँ पे 100 नंबर पर्सन। 100 नंबर में क्या दिया है? कैपेसिटर हैविंग लोवेस्ट कैपेसिटेंस, यानी कि इस प्रकार का कैपेसिटर जिसकी धारिता सबसे कम है इन चारों में से, वो आपसे पूछा है। देखो एक की हाईएस्ट जो धारिता होती है ना, वो उनकी अगर अपन बात करें तो जो एयर है, एयर की धारिता जो मैक्सिमम होती है वो होती है 1 नैनोफैराड तक। कितनी होती है? 1 नैनोफैराड तक। और जो पेपर होता है, पेपर संधारित्र होता है, उसकी बात करें तो नॉर्मल अपने फैन वगैरह के अंदर, कूलर वगैरह के अंदर यूज करते हैं, वो पेपर कैपेसिटर होता है। इसकी वैसे तो देखो बुक्स वगैरह के अंदर आपको 2 फैराड देखने को मिलेगी, है ना, स्टैंडर्ड ये चलता है। हालांकि भी 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4, 4.5 तक भी ये आते हैं, लेकिन यही वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद में 3 नंबर पे आएगी आपकी, इसके बाद में हाईएस्ट आएगी प्लास्टिक की। प्लास्टिक की होती है 30 माइक्रोफैराड तक। और उसके बाद में आपकी माइका, माइका की धारिता की अगर अपन बात करें तो ये होती है 10 फैराड तक। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है अगली बार आपको इनमें से कुछ देखने को मिल जाए। आ जाइए 101 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा एक सार्वभौमिक गेट है ना? विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि जिसके जरिए अपन दूसरे गेट है वो भी अपन बना सके। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। तो इस प्रकार के 2 गेट है, एक होता है नोर गेट और दूसरा होता है नांड गेट। दूसरा कौन सा होता है? नांड गेट। नोर गेट होता है ये तो ओआर गेट का उल्टा होता है ना। अभी ओआर गेट के अंदर क्या करेंगे, 2 इनपुट है तो आउटपुट के अंदर अपन a+b की इक्वेशन आ जाएगी, एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। जब बात नोर की आएगी तो इनका उल्टा हो जाएगा इसका रिजल्ट, यानी कि एक बार लग जाएगी। इसी हिसाब से जब नांड की बात आती है तो नांड क्या करता है? नांड है ना मल्टीप्लाई करता है आउटपुट के अंदर इनपुट की चीज़ों को, है ना। तो एंड होता है वो मल्टीप्लाई करता है और नांड होता है वो एंड का उल्टा होता है। जैसे कि ये अपना एंड हो गया तो ये अपना नांड हो गया। ठीक है, तो ये इनकी आउटपुट इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो नोर और नांड को अपन यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। उसके बाद में आओगे एज पर बूलियन अलजेब्रा, इनपुट कैन बी चेंज्ड इन। इनपुट निम्नलिखित में से अलजेब्रा के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर सकते हैं? तो और की बात हो चाहे एंड की बात हो, दोनों के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। आ जाओ उसके बाद देखो 103 नंबर, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 103 नंबर देखो, द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर ए नोर गेट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी नोर है ये ओआर का उल्टा है ना। तो ओआर क्या करता है? 2 इनपुट को आउटपुट के अंदर जोड़ के देता है। तो नोर होगा ये बार ये दर्शाती है भी इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये अपने वैसे देखें तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न थे। यहाँ से देखो आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, आपको ये अनुमान जरूर लगा होगा भी पेपर का लेवल कितना रहता है। भी इलेक्ट्रिकल के अलावा अदर ट्रेड ब्रांच से हो तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें टफ लगी हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं ना, इनमें से लगभग 25% थे, 23-24 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं, है ना। बिल्कुल IT से भी लो लेवल का पेपर रहता है इसका। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आई होगी और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। जून में आपका एग्जाम है। ठीक है, कंटेंट वगैरह की जरूरत हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in पे, और अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, उस पर मिल जाएगा। और हर संडे को अपन ने फ्री टेस्ट की एक सीरीज चला रखी है ना, RPSC GI के लिए, जिसमें अभी अपन ने स्टार्ट किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल से। तो हर संडे को बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक टेस्ट आपको ऐप पे मिलता है। अगले संडे तक ऐप पे वो रहता है, अगले संडे को वो चेंज होकर के नया टेस्ट आ जाता है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, ऐप से आप टेस्ट वगैरह भी लगाइए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।